नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से। सर, ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, लगातार आप चुनावी दौरे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में आप जा रहे हैं। 2 चरणों का मतदान हो गया, क्या लगता है कैसी स्थिति है अभी पार्टी की? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा धूमधाम से प्रारंभ हो चुकी है और पिछले 2017 के चुनाव की पुनरावृत्ति प्रथम चरणों में देखने में आई है और मैं कह सकता हूं द्वितीय चरण में तो और भी आशावादी दृष्टिकोण सामने आया है कि पहले से बढ़कर हमको सीटें आ रही हैं दोनों मतदान होने के बाद। और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जाति, धर्म, क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के विवादों से मुक्त होकर जनता ने जो केंद्र और प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य थे उनसे जो लाभार्थी हुए थे स्वयं से निकलकर उन्होंने भारी मतदान किया है। दूसरे चरण में ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए बड़ा कांटे की टक्कर थी, आपको ऐसा लगता है? मुझको लगता है कि कांटा लग चुका है और विपक्ष को लग चुका है। भाजपा को फूल मिला है और भाजपा को मैं समझता हूँ कि अच्छी बढ़त मिली है। जी, अयोध्या में, काशी में काफ़ी काम पिछले दिनों हुआ, मंदिर निर्माण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मथुरा की भी लगातार बातें हो रही थी, लेकिन भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसमें मथुरा का कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर क्या कहते हैं? मथुरा, हमने काशी विश्वनाथ बाबा का 3000 स्क्वायर फीट का मंदिर को 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया है। उसका सुंदर काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर को निर्माण करके जनता को समर्पित किया है। पूरा अयोध्या को हम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बना रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे चौड़ी रोडें, एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय और तमाम चीज़ें वहाँ पे नई हो रही हैं। परिसर भी कई सौ साल के लिए बनकर तैयार हो रहा। तो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उसी तरीके से मथुरा का जो विकास प्राधिकरण से तमाम काम शुरू हुए और मथुरा का जो परिपथ है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग से बोर्ड का गठन हुआ है और वो बोर्ड के द्वारा पूरा मथुरा के, चाहे वो परिक्रमा का मार्ग हो, चाहे उसे जोड़ने वाले तमाम जगह हों, तमाम रास्तों का चौड़ीकरण का हो, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार का हो, एक वृहत अभियान वहाँ पर चल रहा है और मथुरा निश्चित रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नगरी बहुत जल्दी बनेगी। अभी जो विपक्षी दल है यहाँ पे समाजवादी पार्टी, उसके नेता भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये सरकार जो है हमारे कामों को फीता काटती रहती है। अब 15 साल वो लोग सपा, बसपा, फिर सपा और कांग्रेस से केंद्र में गठबंधन, ये तीनों दल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सत्ता में रहे और क्या सत्ता में रहते हुए केवल सपने ही देखते रहे? 15 सालों में अगर आप सत्ता में आए थे तो आपने जो काम का सोचा था वो आपने किया क्यों नहीं? आपने फॉर्म भरवाए थे ना, 27 लाख फॉर्म भरवाए थे मकान देंगे, आप मकान दे नहीं पाए। हमने 43 लाख मकान दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने करा दिया। जमीन हमने ली, पैसा हमने खर्च किया, मकान हमने बनाए, अलॉटमेंट हमने किया, आपको इसमें क्या हुआ? अब उसी तरह आधा एक्सप्रेसवे आप बना के गए थे, 5 एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं। अब आपको मैं सपना देखा, आपने तो सपना सारी चीज़ें देख लिया, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? ये जनता पूछती है कि आप सपना देखते रहे। सपना कौन देखता है? सोता है जो। आप सोते ही रहे 5 साल, आप सपने ही देखते रहे केवल। हम जागते रहे, हम काम करते रहे। और हमारे क्षेत्र में आप देखो, आपने आधी मेट्रो चलाई थी, बमुश्किल अमोसी से लेकर और चारबाग के पहले तक। हमने उसको न केवल मुंशी पुलिया तक बढ़ाया बल्कि 5 और जो मेट्रो हैं, आज 6 मेट्रो संचालित होने की स्थिति पर बढ़ गई आगे। आपके समय 2 या 3 एयरपोर्ट रहे होंगे संचालित, आज 14 एयरपोर्ट संचालित हैं और 22 एयरपोर्ट हमारे जल्दी 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। इंटरनेशनल का एयरपोर्ट जेवर बनना शुरू हो गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और जिसके आने से हमारी आधी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी। चारों तरफ एक्सप्रेसवे, चारों तरफ डेवलपमेंट के प्रोसेस, IT सिटी, IT पार्क, 100 मोबाइल बनते हैं। देश में तो 70 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आज जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज हर घर नल की व्यवस्था हो रही है, आज 44,000 करोड़ रुपया
केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए हुआ है कि उसको नदियों को जोड़ेंगे, यानी बुंदेलखंड अब 12 मास पानी से परिपूर्ण रहेगा। अब काले मेघा पानी दो गुरुधानी दो करके वहाँ के नागरिकों को इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। भगवान परिश्रम से प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की अनुकंपा काम करने वालों पर होती है, और काम करने का जो प्रोसेस हुआ है केन बेतवा, ये एक वरदान साबित होगा। जी, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि अब चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकेगा, लेकिन महंगाई आसमान पे चढ़ गई। क्या आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा है और ये वाकई ये बात पूरी नहीं हुई? बताओ, अभी तो सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वगैरह हम लोग गांव-गांव ला रहे हैं। गांव के बच्चों को 2 करोड़ मोबाइल देने का संकल्प हमने लिया है। हम बांटना भी प्रारंभ कर चुके हैं, टैबलेट मोबाइल हर तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं इसको, कि गांव का और शहर का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। और एयरपोर्ट पे भी टिकट महंगे नहीं हुए हैं, जितने थे उनमें स्थिरता का भाव है। और जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी, जैसे एयर कनेक्टिविटी हमारी प्रारंभ होगी, जो हमने बताया, और हमारे हवाई अड्डे संचालित होने वाले हैं, उनके दाम कम हो गए। अगर आप कहें तो महंगाई का भाव स्थिरता के उसमें है। अगर आप देखो जो डाटा आपके मिलेंगे, उसमें महंगाई की जो दर जिस रेशियो से समाजवादी पार्टी में 2012 से 2016 के बीच में बढ़ी थी, जिस रेशियो से, अब उस रेशियो से नहीं बढ़ी है। लेकिन ये लोग उसमें कुछ जो डीजल पेट्रोल का बात वो सब जगह करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे वो तय होते हैं। लेकिन फिर भी जो आज डीजल पेट्रोल के दाम है पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे, यानी एक प्रदेश केवल हमसे कम पर पेट्रोल और डीजल बेच रहा है, उपलब्ध करा रहा है, जबकि हम सबसे कम पर डीजल पेट्रोल को दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। महंगाई की आप बात करते हो, गरीब आदमियों को हम 10 किलो का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का महीने में 2 बार हम राशन दे रहे हैं। गेहूँ भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, 2 साल से दे रहे हैं। तो एक तरफ वो है, हम किसानों को 6,000 रुपया जो है वो हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। श्रमिकों को 1,000 रुपये, कई करोड़ लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह, प्रति वर्ष हम जो है वो दे रहे हैं उनको। 1,000 रुपये हम श्रमिकों को दे रहे हैं, उनके एक श्रमिक के पारितोषिक के रूप में। जी, लेकिन एक आरोप लगता है डॉक्टर साहब कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत किया, राशन कोविड काल में लगातार राशन दिया, सब चीज़ें हुई, लेकिन छुट्टा जानवरों का उपाय नहीं कर सकी, जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हो, 2016 के पहले छुट्टा जानवर नहीं थे क्या? उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने छुट्टा जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी थी, इसलिए वो समस्या दिख नहीं रही थी। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही गौशालाओं का निर्माण शुरू कर दिया पूरे गांव-गांव। पहली बार हर जिले में बजट है कि गौ पालकों को देने के लिए भी एक निश्चित राशि हम दे रहे हैं, जो गाय को पाल रहे हैं या गौवंश को पाल रहे हैं। और उसके अलावा हम चारे के लिए भी पैसा दे रहे हैं, टीन शेड गोवंश को डालने के लिए उसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो हमने देना शुरू किया तो उसकी चर्चा शुरू हुई, और चर्चा शुरू हुई तो उसकी आलोचना, बजाय प्रशंसा के, चुनावी वर्ष है, लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। हम काम कर रहे हैं जनता की सहूलत के लिए, उन्होंने काम नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं। डॉक्टर साहब, एक काम आपकी सरकार ने किया था जिससे लेके पूरे देश में आपकी सरकार की चर्चा हुई थी, दंगाइयों से वसूली की बात हुई थी, आपने पोस्टर लगवा दिए थे, बैनर लगवा दिए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो मुकदमे वापस ले रही है और ये नहीं करेगी। तो अगर आपकी सरकार आती है तो इस विषय में कुछ और निर्णय करेंगे दोबारा से आप? नहीं, देखो, जो दंगाई है वो दंगाई रहेगा। हाँ, निर्दोष कोई ना फंसने पाए, ये सरकार की प्राथमिकता शुरू से रही है और भी रहेगी। किसी निर्दोष से, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी विचारधारा का हो, उसके साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की मानसिकता रही है। इसमें वसूली जो की बात थी वो वापस लेने की बात कही गई है कि वसूली नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था। अभी जजमेंट आने दीजिए, उसका विश्लेषण के बाद सरकार निर्णय लेती है। जी डॉक्टर साहब, आप चुनाव मैदान में नहीं हैं, प्रचार कर रहे हैं लगातार, क्या संगठन ने आपको नहीं कहा या आप नहीं लड़ना चाहते थे? व्यक्ति की इच्छा संगठन में काम नहीं करती। संगठन तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी हो, किसको मैनेजमेंट की, क्या किसी को किसी और प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी, क्या किसी को चुनाव लड़ने की होगी, ये संगठन तय करता है। संगठन ने तय किया कि मुझे पूरे प्रदेश में
जो है अपने मतदाताओं से रूबरू होना है। और मैं आज कह सकता हूँ कि 64 जिलों का प्रवास हो चुका है मेरा। जी, अगला चरण यहाँ पे मध्य का ही है, मध्य उत्तर प्रदेश का, और लखनऊ और आसपास के जिले यहाँ आते हैं। आप लखनऊ में मेयर रहे हैं लगातार, और लखनऊ के मतलब वैसे तो आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन लखनऊ में आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। क्या लगता है यहाँ का कैसा रहने वाला है चुनाव? नहीं, अच्छा रहेगा, और अब सब स्वीप करेंगे, सारी सीटें जीत कर आएंगे हम लोग। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले बार से बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है बीजेपी। जी, डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप। ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा। वो बता रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।